उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये बात है। तारीख थी 26 जून 2016। एक लड़की की जो बारात आने वाली थी, बारात से पहले उसकी हल्दी की रस्म हो या फिर मेहंदी की रस्म हो, इस तरह की तैयारी चल रही थी। घर पर रिश्तेदार, मेहमान, आसपास के लोग सभी आए हुए थे। दिन में पहले हल्दी की रस्म होती है, उसके बाद जब शाम हो जाती है तब उसको मेहंदी लगाई जाने वाली थी और बार बार आवाज़ लगाई जा रही थी। काजल को हर जगह तलाश किया जा रहा था, लेकिन काजल मिल नहीं रही थी। अब घर वाले इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी इस बेटी को लेकर कि आखिरकार वो गई तो कहाँ गई। जैसे ही रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है, आसपास के लोगों को ये बात पता चलती है, तो वो फैसला लेते हैं कि क्यों ना हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहाँ जाकर एक रिपोर्ट लिखानी चाहिए कि आखिरकार हमारी जो बेटी है वो गायब हो गई है और अगले ही दिन उसकी बारात जो आने वाली है। घर वालों ने फैसला लिया, सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एसएचओ को पूरी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि साहब, कल बारात आने वाली है, लड़की अचानक से गायब हो गई है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसकी हल्दी लग चुकी थी, अब मेहंदी लगने की तैयारी थी और इसे हम ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, हमने हर जगह उसको तलाश कर लिया है। आप हमारी मदद कर दीजिए, अगर वो लड़की नहीं मिलती है तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। एसएचओ ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो। और उन्हें पानी पिलाया जाता है। साथ ही उस लड़की को जहाँ ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, तभी वो दिखाते हैं कि कहीं तुम्हारी लड़की ये तो नहीं है। दरअसल जिस लड़की को ढूंढा जा रहा था, तलाश किया जा रहा था, वो लड़की थाने में ही बैठी हुई थी और एसएचओ पहले उस लड़की से बातचीत कर चुके थे। जैसे उस लड़की को सामने लाया जाता है, परिवार वालों ने उस लड़की को देखा, एकदम सीने से लगाया, उसको पुचकारा, कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। लेकिन एसएचओ कहता है कि ये घर नहीं जाएगी। जैसे ही घर ना जाने वाली बात आती है, तभी हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब करें तो क्या करें। दरअसल उस लड़की की उम्र अभी 14 साल भी कंप्लीट नहीं हुई थी। हालांकि वो लग रही थी 14 साल से ज़्यादा की, लेकिन उसकी उम्र कम थी। उस लड़की ने जो कहानी सुनाई, हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उस लड़की का जो दादा होता है, काफ़ी समय से उसके साथ गंदा और घिनौना काम जो कर रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की बात है। एक लड़की जिसका नाम सुनीता होता है, सुनीता की शादी हो जाती है और शादी हो जाती है एक व्यक्ति से जो कि मुंबई में रह के काम कर रहा था। उसके कुछ दिन के बाद, साल 2003 की बात है, उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी का नाम रखा जाता है काजल। काजल नाम रखा जाता है। सुनीता अपनी बेटी काजल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी और एक दिन उसने अपने पति से बातचीत करते करते कहा कि आप मुंबई में रहते हो और हम माँ और बेटी यहाँ रहते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो आप हमें भी मुंबई लेके चलो, हम मुंबई भी घूमना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही सुनीता ने अपने पति से ये बात कही तो पति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, एक बार मैं परिवार वालों से बातचीत कर लेता हूँ, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो तुम मेरे साथ मुंबई आ जाना। बच्चे अभी छोटी है, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, लेकिन जब माँ ने ये बात ज़िद की तो पति मान जाता है। आखिरकार वो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी पत्नी को लेके जाता है, साथ में अपनी बेटी को लेके चले जाता है। बेटी को बहुत ज़्यादा कुछ याद तो था नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब इसी बीच में कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तब उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है काजल को कि कभी कभी तो माँ लड़ाई लड़ती है पापा से, तो कभी पापा माँ से लड़ाई लड़ते हैं और अक्सर इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। ऐसे ही महीने दर महीने और एक एक साल गुजरने लगता है। तब थोड़ा थोड़ा काजल थोड़ा समझदार से होने लगती है। एक दिन इनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब सुनीता अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लेती है। कहती है कि मैं रोज़ रोज़ की चिकचिकबाजी से, रोज़ रोज़ की मार पिटाई से तंग आ चुकी हूँ, मैं भी परेशान हूँ और मेरी वजह से मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। जब इस तरह की बात थी, ये साल 2009 की बात है। आखिरकार पति और पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं और फैसला लिया जाता है कि वो अपनी बेटी, इनकी सुनीता अपनी बेटी काजल के साथ ही रहेगी। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देगी। हालांकि बेटी को लेकर काफ़ी जद्दोजहद भी होती है। पति चाहता था कि बेटी मेरे साथ रहे और माँ चाहती थी, यानी कि पत्नी चाहती थी कि बेटी मेरे साथ रहे। लेकिन जो माँ की ममता थी वो जीत जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर सीधा लखनऊ पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। साल 2010 की बात है। वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही थी सुनीता। तभी उसने फैसला किया कि अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए क्यों ना वो दूसरी शादी कर ले, और इसके लिए एक लड़के की तलाश में जुट जाती है। और उसकी तलाश भी तब पूरी हो जाती है जब एक लड़का मिल जाता है। लड़का उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूरी बात सुनता है। पूरी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ और तुम्हारी जो बेटी है उसको भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार बेटी को भी अपना लिया जाता है और उसकी माँ को भी अपना लिया जाता है। साल 2010 में शादी हो जाती है और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अब ज़िंदगी में शायद कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और वाकई ऐसा ही होता है। ज़िंदगी ठीक चल रही थी और एक बेटी और पैदा हो जाती है। उसके 2 साल और बीत जाते हैं, उसके बाद फिर एक बेटा और पैदा हो जाता है। अब इस सुनीता को 2 बेटियां हो जाती हैं और एक बेटा पैदा हो जाता है।
लेकिन जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, थोड़े थोड़े समझदार हो रहे थे, तब वो चाहती थी उसकी सुनीता कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो मोल था उसकी ज़िंदगी में, जो उसने अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश की, तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात की कमी थी और वो थी एजुकेशन, शिक्षा। तो वो चाहती थी कि मैं अपनी बच्चियों को, अपने बेटे को बहुत ही अच्छी एजुकेशन दूं, भले चाहे हमें खाने को कुछ मिले या ना मिले। इसलिए वो अपने पति से जिद करती थी कि कुछ भी करो, कम खाओ, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में ज़रूर पढ़ाओ। और इसी बात को देखते हुए दोनों मियाँ और बीवी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, विवाद होना शुरू हो जाता है। और ऐसे जब चल रहा था तो चलते चलते विवाद की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये साल 2015 आ जाता है। जब जब साल 2015 आता है, सुनीता का जो दूसरा पति था, सुनीता से रोज़ रोज़ झगड़ा करता था, रोज़ रोज़ उसके साथ मारपीट करता था। एक दिन सुनीता ने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम जिस तरह से मारते हो, पीटते हो, बच्चों के सामने बेइज्जती करते हो, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। पति ने भी कहा अगर तुम्हें अलग रहना है तो रहो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। आखिरकार फिर से एक बार सुनीता की जिंदगी में वो मौका आता है कि वो अपने पति से अलग होने की उसमें थी। इसी बीच में उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बेटा ज़्यादा समझदार नहीं था, लेकिन बेटी जो छोटी वाली होती है वो थोड़ी सी जानकारी थी उसको, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अब होने वाला क्या है। लेकिन जो बड़ी बेटी थी वो ये स्वाद चख चुकी थी, क्योंकि उसका पहला जो पिता था वो अलग हो चुका था और ये दूसरा जो पिता है अब ये भी अलग होने की कगार पर था। सुनीता ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम कहाँ रहना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जब दोनों छोटे बच्चों को देखा जाता है तो दोनों छोटे बच्चे तो तैयार होते ही नहीं हैं। जो बड़ी वाली बेटी होती है वो भी साफ इनकार कर देती है, कहती है कि माँ अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, इसी घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन जो उस लड़की का पिता होता है, दूसरा जो पिता होता है, तो उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी अलग करेगा, अलग शादी करने के बाद अपनी अलग जिंदगी जिएगा। अब ये 3 बच्चे होते हैं, ये 3 बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। ऐसी स्थिति में वो जो सुनीता है उसके साथ रहना नहीं चाहते और जो उनका पिता है वो उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में बच्चों ने फैसला लिया कि दादा और दादी वही उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। माँ चली जाती है, वो जाकर तीसरी शादी कर लेती है और जो पिता होता है वो जाकर दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन तीनों बच्चे जो होते हैं वो दादी और दादा के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब लग रहा था कि जैसे शायद अब ज़िंदगी में उस काजल की में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, उसकी ज़िंदगी अब शायद पटरी पर आ जाएगी। और ये एक रात ऐसी रात थी, इतनी भयानक रात उसने कभी सोचा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी, आधी रात का वक्त हो रहा था। जो दादा हैं, दादा के साथ दोनों बच्चे उसमें चारपाई पर लेटे हुए थे और वो दादी के साथ ज़मीन पर फासले से थोड़ा लेटी हुई थी। इसी बीच में दादा उसके पास आते हैं और पास आने के बाद जो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में उसके जो कपड़े थे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में उसकी जब आँख खुल जाती है, जब आँख खुलती है तो एकदम से घबरा जाती है। इस बीच में दादा ने मौका पाया और मौका पाते ही एकदम से छुप जाता है। उस रात तो खैर कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उसकी जो दादी थी, क्योंकि वो कई बार घर से बाहर जाकर काम करती थी और दादा जो होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। एक दिन दादी ऐसे काम पर जाती है कि रात को लौट कर वापस नहीं आती और वो खबर देके जाती है कि मैं आज रात को वापस लौट कर नहीं आऊँगी, इसलिए तुम खाना खाना और खाना खाने के बाद आराम से इत्मीनान से सो जाना, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। लेकिन जब ऐसी रात थी कि वो उस लड़की ने अब विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं, उस रात उसके दादा ने उसके साथ जो किया उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने उम्मीद लगाई थी कि पहले पिता ने छोड़ दिया, दूसरे पिता ने उसको छोड़ दिया, माँ भी उसको छोड़कर चली गई है, अभी दादा और दादी ही उसके अंतिम सहारा हैं। लेकिन दादा जिसको वो सबसे बड़ा अपना हमदर्द समझती थी, वो दादा उसकी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर देता है। उस लड़की ने रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन दादा पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद जब अगला दिन निकलता है, दादी जब वापस लौट कर आती है तो रात की जो पूरी कहानी थी वो अपनी दादी को सुनाना शुरू कर देती है। दादी ने जैसे ये पूरी बात सुनी, दादी को इतना गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पोती को ही डांटती है, फटकारती है, कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने दादा पर इस तरह का लांछन लगाते हुए, तुम्हारे दादा तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, कितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और तुम अपने दादा के बारे में ऐसा सोचती हो। मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जैसे तुम खुद हो वैसे ही तुम्हारी माँ भी कुछ ऐसी ही थी। माँ और बेटी पर जब दादी ने भद्दा कमेंट किया तो लड़की जाकर छुप के रोना शुरू कर देती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। काश मैं अपनी माँ के साथ चली जाती तो शायद उसके साथ ये ऐसा नहीं होता। वक्त आगे बढ़ने लगता है और एक ऐसी ही रात फिर से आ जाती है। उस रात में जो लड़की थी वो आराम से सोई हुई थी और इसी बीच में अंधेरा, बिल्कुल कमरे के अंदर अंधेरा हो रहा था। दादा अचानक से उठता है, उठने के बाद उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देता है। और ये ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब दादा के तन पर कोई कपड़े ही नहीं थे, वो बिना कपड़ों के बिल्कुल न्यूड अवस्था में हो जाता है। इसी बीच में लड़की उठती है और उठने के बाद तुरंत ही उसने लाइट जलाती है, लाइट जलाने के बाद शोर मचाती है, कहती है कि दादी तुम जो कहती थी ना मैं
मेरे ऊपर तुम जो लांछन लगानी थी, देखो ये दादा क्या कर रहे हैं। जब दादा को नग्न अवस्था में उसने दिखाया तो दादी की खुद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है कि बेटा, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ये वो। उस रात तो लड़की वो शांत हो जाती है, लेकिन उसका शांत रहना ही शायद उसके लिए सबसे बुरा दिन था, सबसे बुरी रात थी। इसके बाद जब जब दादी घर में नहीं होती थी, तब तब दादा उसके साथ वही गंदा काम करने की कोशिश करता था, वही उसके अंगों के साथ खेलने की कोशिश करता था। और ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं। जब 6 महीने हो जाते हैं, उस लड़की ने हर रात बचने की कोशिश करती थी। वह हमेशा यही दुआ करती थी कि बस जितनी जल्दी हो सके दिन निकल जाए, ताकि ये रात किसी तरह से गुजर जाए। और ख़ासकर ये जब भी मौके होते थे, जब जब दादी घर पे नहीं होती थी, तब तब उसका दादा उसके साथ ऐसे ही गंदी हरकत करता था। लेकिन एक दिन न जाने कहाँ से उस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो अपने दादा से कहती है, अगर तुमने मेरे साथ आगे से इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारी जाकर शिकायत कर दूंगी, और फिर देखना तुम्हें जेल हो जाएगी। जब इस तरह की बात थी, अभी लड़की ठीक से 13.5 साल की या पौने 14 साल के आसपास की हुई थी, लेकिन जो उसके शरीर था, उसके शरीर का जो बदलाव जिस तरह से हो रहा था, उसको देख के ऐसा लगता नहीं था कि अभी ये 13.5 या पौने 14 साल के आसपास की लड़की रही होगी, बल्कि ऐसा लगता था देख कर जैसे वो ज़्यादा उम्र की लड़की है। अभी इसी बीच में दादा डर जाता है। दादा ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं पुलिस के हवाले हो जाऊंगा, जेल में ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, फिर क्या होगा। इसी बीच में उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है और शादी की तारीख रखी जाती है 27 जून 2016। उसके लिए शादी की सब तैयारी चल रही थी। हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, मेहमानों को कार्ड बांटना, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन इसी बीच में शादी से ठीक एक दिन पहले लड़की यहाँ से निकलती है, क्योंकि एक एनजीओ के वो संपर्क में आ जाती है। एनजीओ ने से पूरी तरकीब बताई कि बेटा, ये लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी, जब तक तुम आगे नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लड़की सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाके अपनी दादा की पूरी कहानी बताती है। और जब कहानी बताती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसके दादा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है, और जो लड़की होती है उसको शेल्टर होम में रखा जाता है, तब तक जब तक कि उसकी उम्र 18 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती है। और जैसे ही उस लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट होती है, उसके बाद वो एक एनजीओ से जुड़ जाती है, और एनजीओ से जुड़ने के बाद वो सेल्फ डिफेंस का कोर्स करती है। और वो भविष्य में ऐसी लड़कियों को वो कुछ ऐसे तरकीब सिखाती है, अगर कभी भी तुम भविष्य में कोई दिक्कत, कोई परेशानी में आ जाओ तो किस तरह से अपना बचाव करना है। अब उस लड़की से एनजीओ जो काम लेता है, बस यही काम लेता है कि वो ताकि और लड़कियों को ये संदेश दे सके, मैसेज दे सके। जो काम उस लड़की ने किया था 6 महीने के बाद, काश कि उसने 6 महीने पहले कर दिया होता तो शायद उस लड़की के साथ ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। जो दादा था वो जेल चला जाता था। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको ज़मानत मिल जाती है, और ज़मानत मिलने के बाद उसकी नेचुरली ही डेथ हो जाती है। इनकी दादा उसका मर जाता है। लेकिन जो उसकी छोटी बहन होती है उसकी भी बताया जाता है कि कहीं शादी हो जाती है, लेकिन जो भाई होता है उसका छोटा, उसके छोटे भाई की जो दादी के साथ है वो उसका जीवन यापन चल रहा है। वो लड़की फ़िलहाल एनजीओ से जुड़ी हुई है और लड़कियों को वो संदेश देती है कि कैसे आपको अपना बचाव करना है जब आप कहीं कोई बुरी मुसीबत में फंस जाएं। उस लड़की की माँ ने 3 शादियां की थी, और दादा उसके लगभग 6 महीने तक उसके साथ ऐसे गंदा और घिनौना कृत्य करते चले आ रहे थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये जो कहानी है, ये कहानी हमने दैनिक भास्कर से ली है। इसके लिए दैनिक भास्कर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।